हेलो फ्रेंड्स, वी आर हेयर अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग। और मेरा नाम है शुभम और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके आपके अपनी चैनल गुप्तास क्लासेस में। अब तक हमने कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ थ्योरी देखी, कुछ पढ़ी हमने, है ना। और आपने अब तक पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, ठीक है। और अगर आप सच में मेरी बात मानेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ही होगा, ठीक है। ओके, मैं देख रहा हूँ आजकल कि वीडियोस वगैरह आप काफ़ी कम देख रहे हो। स्टार्टिंग में तो काफ़ी जोश था बच्चों में, है ना। और वो हरियाणा सीईटी की अभी तक वो एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है। पहले 20-21 का वो लग रहा था, लाइक के 20 या 21 को होगा। तो बच्चे लाइक ऐसे थे कि सर कराओ कराओ, जल्दी जल्दी कराओ, कॉस्ट अकाउंटिंग का भी कुछ पार्ट करा दो। बट अब मैं कराने लग गया हूँ तो पता नहीं वो वीडियोस वगैरह उतनी नहीं देख रहे हैं। तो मैं यही आशा करता हूँ कि आप वीडियोस देखेंगे। और अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, देखते हैं, तो शेयर और लाइक करना ना भूलें, है ना। और कमेंट करना आपकी श्रद्धा के ऊपर है। आप कमेंट करना चाहते हैं अच्छा या बुरा, वो आपके मन में है, ठीक है। ओके, सो अब तक हमने यहाँ तक देख लिया था। पिछले वीडियोस में हमने लिमिटेशंस तक पढ़ लिया था कॉस्ट अकाउंटिंग की। आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे होता है, ठीक है। सो हियर वी हैव ग्रुप group group the cost into a number of classifications, like we have grouped the cost, है ना, एज पर दिस क्लासिफिकेशन, ठीक। इट मीन्स द ग्रुपिंग ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। सो व्हाट वी मीन, हम क्या मतलब है यहाँ पे ये मतलब है कॉस्ट को उसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उसको क्लासीफाई कर दिया अलग अलग ग्रुप में। ओके, द इम्पॉर्टेंट वेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट आर, ठीक है, क्या क्या तरीके हैं जिसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। बाय नेचर ऑफ एलिमेंट, बाय फंक्शंस, बाय वेरिएबिलिटी और बिहेवियर, ठीक है। इसके बेसिस पे दीज आर द हेड्स, एक्चुअली दीज आर द हेड्स, है ना। और वी विल वी विल लर्न different cost in each head, like these the costs which are in these groups are based on common characteristics, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो भी कॉस्ट है हम बारी बारी से देखेंगे कौन कौन सी कॉस्ट इसके अंदर फॉल होती हैं, है ना। तो ये बेसिकली क्या है, ये हेड्स हैं। ओके, तो बाय वेरिएबिलिटी और बिहेवियर, बाय कंट्रोलेबिलिटी, बाय नॉर्मेलिटी, है ना। आपको हेड से याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइक आज तक इस पर से कभी कोई क्वेश्चंस अराइज नहीं हुआ है, बट अगर आपके दिमाग काफ़ी अच्छा है और आप रिटेन रख सकते हैं इन चीज़ों को दिमाग में, तो नो डाउट बेनिफिशियल ही है। कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा हो तो वो बेनिफिशियल है, ठीक है। तो चलते हैं पहला वाला देखते हैं। बाय नेचर ऑफ और एलिमेंट के बेसिस पे या नेचर के बेसिस पे हम कैसे कॉस्ट को क्लासीफाई करते हैं। अंडर दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ ए कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी टोटल कॉस्ट जो भी होती है कॉस्ट ऑब्जेक्ट की, उसको हम एलिमेंट के बेसिस पे क्लासीफाई कर देते हैं उस टोटल पूरी की पूरी टोटल कॉस्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट्स बना दिए, यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो है आपका मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंस एंड ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चार्ट भी दे रखा है आपको कि ये एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है ना। तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो एलिमेंट कॉस्ट में कितने इसके सब डिवीजन कर दिए। मटेरियल कॉस्ट में कर दिया एक सब डिवीजन, एक कर दिया आपका लेबर कॉस्ट में, एक कर दिया अदर एक्सपेंसेस में, ठीक है। अब मटेरियल कॉस्ट अगेन सब डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज हियर, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ओके, अगेन labor cost is also subdivided into two category, direct labor cost and indirect labor cost. Again expenses again divided into two categories, direct expense and indirect expense. तो बेसिकली हम देखा जाए तो जो कॉस्ट है अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट क्लासिफिकेशन, है ना, कॉस्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एलिमेंट और नेचर, ठीक है। एलिमेंट के लिए मैंने एल लिख दिया और नेचर के लिए एन। तो इसमें बेसिकली हम देखेंगे तो उसके अगर हम मोटा मोटा देखें तो इसमें क्या दो दो पार्ट बन रहे हैं, ठीक है। तीन पार्ट तो है ही है, सब डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट तो ऑलरेडी है। तीन पार्ट कैसे हैं, तीन पार्ट है आपका, एक तो मटेरियल का, एक है आपका लेबर का कॉस्ट में,
जो एलिमेंट्स हैं लाइक जिसके बेसिस पे ये सब डिवाइडेड है ना। और थर्ड पार्ट इज एक्सपेंस, है ना। इसके अगेन आपस में कितने कितने, इसके अगेन के दो पार्ट, हर एक के दो दो पार्ट डिवाइडेड है, सब डिवाइडेड है। एक है आपका डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। ओके, तो हर एक में मटेरियल में डायरेक्ट मटेरियल होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। लेबर में डायरेक्ट लेबर होगी, इनडायरेक्ट लेबर होगी। और एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस चार्ट के माध्यम से यही समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, अगेन इसमें एक चीज़ और दे रखी है आपको, आप सब देख रहे होंगे, तो देखो ये जो है ना, ध्यान से देखो, है ना। ये जो लाइन है, ब्लू वाली लाइन है ना, और ये जो लाइन है ना, और एक ये जो लाइन है, ये कहाँ पे आके मिल रही है, ओवरहेड्स पे मिल रही है। और ओवरहेड अगेन सब डिवाइडेड है आपके तीन कैटेगरी में। तो इसको मैं अभी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, ओवरहेड के लिए मैंने O/H लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में। ओवरहेड के लिए मैंने ये लिख दिया। तो ओवरहेड में क्या क्या आएगा, ओवरहेड में कभी भी डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी आपकी, शामिल नहीं होगी। ठीक है, कहने का मतलब डायरेक्ट कॉस्ट शामिल नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है, तो ना मटेरियल की डायरेक्ट कॉस्ट आएगी, ना लेबर की डायरेक्ट कॉस्ट आएगी, और ना ही आपकी एक्सपेंस की डायरेक्ट कॉस्ट आएगी। ओके, ये समझ में आ गया। तो ओवरहेड में फिर आएगा क्या सर, हाँ हाँ, क्या आएगा फिर सर, जब इसमें डायरेक्ट कॉस्ट नहीं आ रही, तो बाकी जितनी भी आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट काय की बची, ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट आ जाएंगी यहाँ पे। ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन सी थी, अभी हमने जब बाइफरकेशन किया था या सब डिवीजन किया था, जहाँ पे इनडायरेक्ट कॉस्ट किस किस कैटेगरी में थी, तीन कैटेगरी में थी यहाँ पे, है ना, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। तो जब हम इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल, है ना, प्लस इनडायरेक्ट क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब तीनों जो मिल जाएंगे तो हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे ओवरहेड्स। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चंस। ठीक है, लाइक पिछली बार बीपीएससी में ही शायद से ये क्वेश्चन आया था, मेरे को एक्सैक्ट याद नहीं, मैंने देखा था कल या परसों किसी एग्जाम में देखा था, या तो बीपीएससी के पेपर में देखा है या फिर मैंने HCET हरियाणा CET वाले पेपर में देखा है, पर ये क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं देखा है, इसलिए मैंने आपको ये ढंग से समझा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, तो देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस मिलके कहाँ पे पहुंच गए जी, ओवरहेड का पार्ट बना दिया। और ओवरहेड को फिर आपने सब डिवाइडेड कर दिया। तो ओवरहेड आपके फिर कितने पार्ट में, ओवरहेड के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो ओवरहेड कितने टाइप्स के होते हैं, ओवरहेड फिर आपके कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स में सब डिवीजन हो जाता है ओवरहेड का। पहला है आपका प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड। सेकंड है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ठीक है, और थर्ड है आपका, एक मिनट, है ना, थर्ड आपका फाइल होगा यहाँ पे सेलिंग ओवरहेड। ठीक है, जो 3 कैटेगरी में फर्दर सब डिवाइडेड हो जाता है ओवरहेड। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरहेड में जो भी कॉस्ट काउंट होगी वो सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट कॉस्ट ही होगी। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्शन ओवरहेड में भी जितनी भी कॉस्ट होगी वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में जितनी भी कॉस्ट होगी इनडायरेक्ट होगी, और सेलिंग ओवरहेड में जितनी भी कॉस्ट होगी वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। इतना समझ में आया आप सबके? ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मैं क्या बताने वाला था, एक मोटी चीज और बता देता हूँ यहाँ पे, छोटी पर मोटी है ना, अलग पेन से लिख लेते हैं। तो प्रोडक्शन ओवरहेड के अदर अदर नाम भी है, इसको हम वर्क्स ओवरहेड के नाम से भी जानते हैं। तो कहीं पेपर में वर्क्स ओवरहेड लिखा हो और प्रोडक्शन ओवरहेड ना लिखा हो तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसका एक तीसरा नाम और है यहाँ पे, इसको तीसरा नाम से जानते हैं आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स के नाम से भी जानते हैं इनको। ठीक है, ओके। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का भी एक दूसरा नाम है, इसको हम जानते हैं ऑफिस
ओवरहेड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये इनके अदर अदर अलग अलग नाम है। कभी ऑफिस ओवरहेड आ जाए तो भूल मत जाना, जी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी हम जब टोटल कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे टोटल कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जब इस चीज को पढ़ेंगे तो बारीकी से देखेंगे कि कॉस्ट कैसे कैसे किस किस कैटेगरी में ये सारे ओवरहेड फॉल होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया ओवरहेड था, जो चार्ट था मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। अब चलिए, अब आप कब सब कह रहे होंगे सर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आपने यहाँ पे ये इमला तो बता दी पर इसका मतलब नहीं समझाया। चलिए अब चलते हैं जानने के लिए, देखते हैं कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फ़र्क है। ठीक है, चार्ट मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं मटेरियल। सबसे पहले हम देखेंगे मटेरियल को। मटेरियल कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेक अ प्रोडक्ट इनटू अ फिनिश कॉस्ट। ठीक है, मटेरियल का मतलब क्या है? मटेरियल का मतलब ये है कि रॉ मटेरियल। मटेरियल को हम कैसे कैसे देखेंगे? सिर्फ और सिर्फ हम उसको रॉ मटेरियल की नज़रों से यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ऐसा रॉ मटेरियल जो किसी प्रोडक्ट को क्या बना दे, फिनिश गुड्स में बनाने के लिए जो भी मटेरियल की ज़रूरत होती है उसको हम क्या कह सकते हैं? डायरेक्ट मटेरियल कह सकते हैं, या फिर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी यहाँ पे बोला जा सकता है। ठीक है, ठीक है, जैसे अगर आपको शर्ट बनानी है तो आपको कॉटन चाहिए, आपको बकेट बनानी है तो आपको प्लास्टिक चाहिए, आपको बुक बनानी है तो आपको क्या चाहिए? पेपर चाहिए। ठीक है, नोटबुक बनानी है तो पेपर चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हो गए? एक तरीके से आपके रॉ मटेरियल हो गए। ओके, द मटेरियल कैन बी, सॉरी देखते हैं आगे। द मटेरियल कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट और एलोकेबल ऑन सम रीजनेबल बेसिस वेयर डायरेक्ट एट्रीब्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पर कुछ ऐसा लगता है मैं यहाँ पे मिसिंग हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे जी है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ मटेरियल का मतलब क्या है। मटेरियल का मतलब जी है यहाँ पे कि जहाँ पे हम चीज़ों को इजीली आइडेंटिफाई कर लें, है ना, हम इजीली आइडेंटिफाई कर लें, एसोसिएट कर दें प्रोडक्ट के साथ, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे आपका जो मटेरियल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डायरेक्ट। ठीक है, हो गए। कहने का मतलब यहाँ पे कुछ लाइन मिसिंग हो गई है जहाँ से मेरे को पढ़ने में ऐसा लग रहा है, बट फिर भी एक बार कोशिश कर ले, देख ले फिर भी इसमें से कोशिश करते हैं। देखिए, द मटेरियल कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट और एलोकेबल ऑन सम रीजनेबल बेसिस। ठीक है, यहाँ से के बाद फिर कुछ और होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट की बात करने लग गया। तो कहने का मतलब है, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मटेरियल का मतलब क्या है? मटेरियल का मतलब है, ठीक है, जहाँ पे हम क्या कर सकें? कन्वीनियंटली क्या कर सकें? आइडेंटिफाई कर पाएँ, पहली चीज़ तो। दूसरा, डायरेक्टली एलोकेट कर पाएँ, या डायरेक्टली एसोसिएटेड हो किससे? आपके प्रोडक्ट से। ठीक है ना? तो यहाँ पे मटेरियल का मतलब क्या है? मटेरियल का मतलब ये है, मटेरियल का मतलब मैंने बताया था आपको, जैसे रॉ मटेरियल। ठीक है, जैसे शर्ट बनाने के लिए आपको कॉटन चाहिए, है ना, तो यहाँ पे आपकी दो कंडीशन है। ठीक है, उस डेफिनेशन को मारो गोली, जो भी उधर लिखा था वो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। ठीक है, कन्वीनियंट, या तो आप कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। कहने का मतलब ये है कि अगर शर्ट है तो शर्ट में आपको पता लग रहा है कि ये शर्ट कैसे बनी, है ना, तो कहीं ना कहीं कॉटन से ही शर्ट बनी होगी, है ना। तो शर्ट देख के आप क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि पहले कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल में कॉटन की जरूरत पड़ी होगी, है ना। ठीक है, या फिर हम कॉस्ट को डायरेक्टली एलोकेट कर दें किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ, है ना। कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ कैसे कर देंगे? ऐसे एलोकेट कर देंगे लाइक कि अब जो कॉटन वाले में ही का ही एग्जांपल देख लो, शर्ट का ही एग्जांपल देख लो, तो कॉटन जो हमने रॉ मटेरियल लिया होगा क्या वो डायरेक्टली एलोकेट कर सकते हैं शर्ट बनाने के लिए? लाइक शर्ट बनाई हमने
तो शर्ट बनाने का कुछ ना कुछ कॉस्ट बियर की होगी हमने। तो कॉस्ट बियर करने में हमने क्या क्या कॉस्ट किया होगा, हमने मटेरियल लिया होगा, ठीक है, हमने उस पर कुछ लेबर लगाई होगी, कुछ और एक्सपेंस किए होंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है जो मटेरियल वाला पार्ट है कॉटन का, वो कहीं ना कहीं शर्ट की कॉस्ट में शामिल होगा, है ना। और शर्ट यहाँ पे क्या है, ये आपका हो गया वो प्रोडक्ट, ठीक है। तो जहाँ भी हम कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई कर पाएँ या डायरेक्टली एलोकेट कर पाएँ या एसोसिएट कर पाएँ प्रोडक्ट के साथ, तो उस नेचर के मटेरियल को हम कह देंगे डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, ओके। और जहाँ पे हम इसके आगे, इन दोनों शब्दों के आगे क्या लगा दें, नॉट लगा दें, नॉट कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई और नॉट डायरेक्टली एलोकेट और नॉट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट। अगर हम नॉट लगा देंगे तो वहाँ पे वो मटेरियल क्या बन जाएंगे आपके, वो बन जाएंगे आपके इनडायरेक्ट मटेरियल, ओके। मटेरियल कहने का मतलब ये डायरेक्ट मटेरियल के लिए क्या है, आप क्या कर पाओ, इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ, ठीक है, जिस भी वो स्पेसिफिक जॉब, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोडक्ट या वर्क के लिए वो मटेरियल लाया गया है, ठीक है, ओके। और इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या है, आप वहां पे आइडेंटिफाई ना कर पाओ, ठीक है। जहाँ पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट नहीं कर पाओगे, वहां पे क्या हो जाएगा, वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा, ठीक है, ओके। सपोज करो शर्ट का ही एग्जांपल दिया था हमने, तो शर्ट बनाने के लिए सिर्फ कॉटन ही लग रहा है क्या मटेरियल में, कॉटन लग रहा है, उसके अलावा और क्या लग रहा है बताओ। कॉटन के साथ आपको थ्रेड की जरूरत भी तो पड़ेगी, धागे की, है ना। तो यहाँ पे जो धागा है आपका शर्ट बनाने में, जैसे प्रोडक्ट शर्ट आया, तो शर्ट में आप क्या देख पा रहे हो, डायरेक्टली आइडेंटिफाई क्या कर पा रहे हो कि भाई ये कॉटन से बनी है, तो डायरेक्ट मटेरियल क्या हो गया, कॉटन हो गया, है ना। बट उसके लिए आपने थ्रेड भी तो यूज किया होगा बनाने के लिए, तो थ्रेड आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे डायरेक्ट, बट थ्रेड क्या है यहाँ पे इनडायरेक्ट मटेरियल है, समझे। तो यही पूरा उस डेफिनेशन का सार है ना, जो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मटेरियल क्या है, जो आपका फिनिश गुड्स बनाने में डायरेक्टली यूज होता है, वो मटेरियल है आपका, ठीक है। और जिसको हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ, ठीक है, या इजीली एलोकेट कर पाएँ उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे, तो वो सब होता है आपका, हम्म वो होता है आपका मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, देखो एग्जांपल में लिख रखा है, फॉर एग्जांपल क्लॉथ एंड ड्रेसिंग मटेरियल, मटेरियल परचेज फॉर ए स्पेसिफिक जॉब एक्सेट्रा, ठीक है। तो किसी एक स्पेसिफिक जॉब के लिए कोई मटेरियल ले लिया तो डायरेक्ट मटेरियल है, ठीक है। हाउएवर इन सम केसेस अ मटेरियल मे बी डायरेक्ट बट इट इज ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट बिकॉज इट इज यूज्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। तो ये आपका पॉइंट बनता है काम का, यहाँ पे क्या बनता है, ये स्टेटमेंट बेसिस पे आपका आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चंस में ये स्टेटमेंट बेसिस पे आ सकता है, कैसे आ सकता है, कि सपोज करिए मटेरियल आपका डायरेक्टली एसोसिएटेड है प्रोडक्ट के साथ, ठीक है, बट वो कभी कभी इतना कम मात्रा में यूज किया गया है ना, कि हम उसको क्या कर लेते हैं, फिर हम उसको फिर डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट ट्रीट करते हैं। तो डायरेक्ट ये स्टेटमेंट बेसिस पे या डायरेक्ट ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि बताओ, अगर हम डायरेक्ट मटेरियल को बहुत ही कम मात्रा में यूज कर रहे हैं, तो क्या वो इनडायरेक्ट मटेरियल की तरह यूज हो सकता है, क्या हम उसको इनडायरेक्ट मटेरियल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो वहां हम इनडायरेक्ट मटेरियल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इट इज नॉट इकोनॉमिकली फीजिबल टू आइडेंटिफाई दैट क्वांटिटी। भाई छोटी, आप बहुत छोटी अमाउंट में किसी डायरेक्ट मटेरियल को यूज कर रहे हो, तो इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है कि भाई कि आप उसकी अमाउंट नहीं पता लगा पा रहे हो या क्वांटिटी नहीं पता लगा पा रहे हो, तो उस केस में क्या करेंगे, हम उसको इनडायरेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, है ना। दूस मटेरियल विच आर यूज फॉर द पर्पस एंसिलरी टू द बिजनेस आर आल्सो ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि ऐसे मटेरियल जो आप, ऐसे मटेरियल जो किस पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं, एंसिलरी टू द बिजनेस, एंसिलरी मतलब बिजनेस के लिए, मतलब क्या, जैसे आपको वो कहीं ना कहीं बिजनेस में साइड से लाइक एज अ सर्विस रोल प्रोवाइड करा रहे हैं आपके बिजनेस को, ठीक है ना।
जैसे मैंने अभी शर्ट के केस में थ्रेड का बताया था, ठीक है। ऐसे ऐसी चीज़ों को हम क्या में ट्रीट करेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल में ट्रीट करेंगे, ठीक है। ओके, चले अगला पॉइंट। तो मैंने मटेरियल आपको दोनों तरीके से अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका लेबर। लेबर वेजेस पेड टू अ वर्कर फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, ठीक है। तो जो मटेरियल लग रहा था, ठीक है, जो रॉ मटेरियल हम ला रहे थे उसे फिनिश गुड में पहले कन्वर्ट कर रहे थे, तो जो मटेरियल आया है ना, वो तो आपका मटेरियल बन गया। बट कुछ कोई ना कोई लेबर भी तो होगी जो उस मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज कर रही होगी। लाइक शर्ट वाले केस में हमने एग्जांपल लिया था शर्ट का, तो शर्ट के केस में मटेरियल आपका क्या हो गया, कॉटन। बट शर्ट बनाने में जो ट्रांसफॉर्म करने का काम जो लेबर कर रही है, वो क्या हो गई, आपकी लेबर हो गई। और उसको जो वेजेस पे की जाएंगी वो उसकी दिहाड़ी बन गई, एक तरीके से लेबर बन गई, ठीक है। ओके, इज कॉल्ड लेबर कॉस्ट। उसको लेबर कॉस्ट कहेंगे या लेबर कहेंगे, विच कैन बी इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइड और एट्रीब्यूटेड होली टू अ कॉस्ट सब्जेक्ट इज टर्म्ड एज डायरेक्ट लेबर। जहाँ पे डायरेक्टली लेबर एसोसिएटेड हो आपके प्रोडक्ट के साथ, है ना, तो वहाँ पे वो लेबर क्या हो जाएगी, आपकी लेबर की जो कॉस्ट हो जाएगी वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे एम्प्लॉय एंगेज इन एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, भाई एक्चुअल में प्रोडक्शन कर रहे हैं अगर आपके लेबर एम्प्लॉय आपके जुड़े हुए प्रोडक्शन के साथ, तो वहाँ पे जो कॉस्ट जो होगी, उसमें जो कॉस्ट बनेगी लेबर की वो डायरेक्ट कॉस्ट बनेगी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बनेगी, ठीक है। इनडायरेक्ट वाले को हम पार्ट को यहाँ पे हम आगे समझेंगे, ठीक है, जब हम और आगे देखेंगे, आगे कहीं ना कहीं समझेंगे, ठीक। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस की बात करें, ऑल एक्सपेंसेस अदर देन द मटेरियल और लेबर विच आर इनकर्ड फॉर अ पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट आर टर्म एज अदर एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल हायर चार्जेस फॉर सम स्पेशल मशीनरी, कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव वर्क एक्सेट्रा। कहने का मतलब ये है कि देखो साहब, है ना, यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि टोटल कॉस्ट में हमने देखा क्या था, टोटल कॉस्ट में एक तो मटेरियल की कॉस्ट जुड़ी हुई थी, एक लेबर की कॉस्ट जुड़ी हुई थी और एक टोटल एक्सपेंस जुड़े हुए थे, है ना। अब इसी को हम सब डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, बट है तो एक तरीके से टोटल कॉस्ट इसी से तो मिलके बनी है, इन तीनों चीज़ों से। या तो लेबर का पार्ट होगा, जो मटेरियल का पार्ट होगा, जो एक्सपेंस का पार्ट होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब टोटल एक्सपेंस को क्या कह रहा है, अदर एक्सपेंस को क्या कह रहा है, अदर एक्सपेंस को ये कह रहा है कि भाई जो डेफिनेशन में क्या कह रहा है, जो मटेरियल नहीं है और जो लेबर से एसोसिएट लेबर का पार्ट नहीं है, वो क्या है, वही तो पूरा टोटल एक्सपेंस होगा। कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे यदि टोटल कॉस्ट में से सॉरी टोटल कॉस्ट में से यदि हम क्या क्या हटाने की कह रहा है, टोटल कॉस्ट में से क्या है, जो मटेरियल नहीं है वो मटेरियल कॉस्ट हटा दो, लेबर कॉस्ट हटा दो, तो क्या बन जाएगा, वही तो आपका टोटल एक्सपेंस बन जाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ वहाँ जाके माइनस हो जाएंगी तो यही तो बचेगा टोटल एक्सपेंस, तो यही चीज़ वहाँ पे कह रहा है, ठीक है। ऐसी कॉस्ट जो मटेरियल नहीं का पार्ट नहीं है, लेबर का पार्ट नहीं है, तो वो अपने आप में क्या बन जाएगी, वो एक्सपेंस बन जाएंगे। और इसके एग्जांपल क्या है, हायर चार्जेस फॉर सम स्पेशल मशीनरी। आपने क्या किए, कोई स्पेशल मशीनरी आप लेके आओ, उसके हायर चार्जेस दे रहे हो। हायर चार्जेस मतलब लाइक आपने वो हायर कर रखी है, हायर परचेज पे लेके आए हो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव वर्क, है ना, ऐसी कॉस्ट मतलब ऐसी कॉस्ट जो डिफेक्टिव वर्क की कॉस्ट। कहने का मतलब ये आपने काम तो किया बट आपका जो काम जो है वो कारगर नहीं हो पाया, लाइक आपने प्रोडक्ट बनाए बट प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है, तो ऐसी अब वो बिकने से तो रहे, तो जब वो बिकेंगे नहीं तो ऐसी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी आपकी, वो अदर एक्सपेंसेस में ट्रीट की जाएगी। ओके, चलें ओवरहेड्स को देखते हैं। The aggregate of indirect material cost, indirect labor cost and indirect expense is termed as overhead। ये मैंने ऑलरेडी आपको अभी साइड से समझा दिया था। क्या समझाया था कि जब आप सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट को मिला देंगे, मटेरियल की, लेबर की और एक्सपेंसेस की, तो वो क्या हो जाएगी, ओवरहेड्स हो जाएगी, ठीक है। ओके, द मेन ग्रुप्स इनटू विच द ओवरहेड मे बी सब डिवाइडेड आर एस, वो मैंने आपको समझा दिया था। क्या क्या था वो, तीन बताए थे ना, तीन सब डिवीजन बताए थे, प्रोडक्शन और वर्क ओवरहेड, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड इन अ फैक्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑफ द फैक्ट्री,
रेंट, पावर एक्सेट्रा। कहने का मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड में कौन से आएंगे? ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो कहीं ना कहीं फैक्ट्री में इनकर्ड हो रहे हैं, है ना, या फिर फैक्ट्री को चलाने के लिए इनकर्ड हो रहे हैं। देखो, फैक्ट्री में दो तरीके के खर्चे होंगे, है ना। एक तो वैसे खर्चे होंगे जो डायरेक्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जो भी माल बाहर से ला रहे हो आप प्रोडक्ट में लगाते जा रहे हो, ठीक है। जो भी लेबर है वो प्रोडक्ट बनाने के लिए लगी हुई है। कुछ ऐसा खर्चा जो प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल को लाने के लिए ज़रूरी था, है ना। तो वो खर्चे तो कैसे खर्चे हो जाएंगे? डायरेक्ट खर्चे हो जाएंगे। बट ऐसे भी तो कुछ खर्चे होंगे फैक्ट्री को चलाने के लिए ज़रूरी होंगे। वो कैसे होंगे भाई? फैक्ट्री में आपको बिजली की ज़रूरत होगी या नहीं होगी? होगी। क्या वो प्रोडक्ट से डायरेक्ट एसोसिएट कर सकते हो आप? नहीं कर सकते, क्योंकि बिजली तो पूरे फैक्ट्री के लिए है ना, यूटिलाइज हो रही है, रेंट पूरी फैक्ट्री का जा रहा है। तो ऐसे में उसको उस कॉस्ट को हम कैसे कैसे ट्रीट करेंगे? वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ट्रीट की जाएगी, है ना। और उस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम क्या बोलेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स या प्रोडक्शन ओवरहेड। ओके। ऐसे ही अब ऑफिस का पार्ट है ना। आपकी कोई कुछ ऐसी डीलिंग्स हैं जो आप ऑफिस के माध्यम से कर रहे हो। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट वाला पार्ट आप कहाँ से करोगे? फैक्ट्री से तो करोगे नहीं, कहीं आपके ऑफिस वगैरह भी तो होंगे, यहाँ से आप पूरी मतलब अपनी स्ट्रेटेजीज फॉर्म कर रहे हो, पॉलिसीज फॉर्म कर रहे हो, है ना। या अदर आपका बैक एंड का स्टाफ है कुछ, है ना। तो वो सब ऑफिस से डीलिंग होगी उनकी। तो ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को चलाने के लिए, कैसे चलाने के लिए? एडमिनिस्ट्रेट करने के, एडमिनिस्ट्रेशन इन द सेंस कि जो एडमिनिस्ट्रेटर वाला जो काम होता है, लाइक, है ना। तो इसमें कैसे आ जाएंगे एक्सपेंसेस? ऑफिस का रेंट हो गया, लाइटनिंग हो गया, टेलीफोन हो गया, ये सब आपके एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड या ऑफिस ओवरहेड्स में आ जाएंगे, ठीक है। तीसरा जो हमने डिस्कस किया था सेलिंग ओवरहेड में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर मार्केटिंग ऑफ अ कमोडिटी। भाई आपने प्रोडक्ट बना लिया, फैक्ट्री में तो प्रोडक्ट बना लिए, बट आपके उसको के बाद आपको उसका क्या करना पड़ा? उसकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी तो करनी पड़ेगी ना। वो फैक्ट्री से नहीं होगी ना। और मान लो फैक्ट्री से आप मान लो, ठीक, फैक्ट्री से नहीं होगी वो मार्केटिंग, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक्सपेंस बियर करने पड़ेंगे। तो उस तरीके के एक्सपेंस को हम क्या कहेंगे? हम सेलिंग ओवरहेड्स कहेंगे। कहीं ना ऐसे एक्सपेंस जो कहीं ना कहीं आपकी सेल्स को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, सेल्स को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या कहेंगे? सेलिंग ओवरहेड्स कह देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कौन कौन से आ जाएंगे? एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंस आ जाएंगे। एडवर्टीजमेंट करवाया साहब आपने, आपने कमीशन दी सेल्स मैनेजर को, सेल्स पर्सन को। भाई कमीशन दोगे ना, अगर कोई आपका बंदा, लाइक आपका कोई सेल्समैन आपकी सेल्स को हाइक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उसको कमीशन दोगे, है ना। तो वो कमीशन दोगे तो कहीं ना कहीं वो किसका पार्ट है? सेलिंग ओवरहेड्स का पार्ट है। ओके। इसके बाद एक और होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, है ना, जो हमने मिस कर दिए थे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर डिस्पैच ऑफ द गुड्स, ठीक है। पहले आपने किया किया देखो, हम फैक्ट्री में थे, तो फैक्ट्री में जो मटेरियल लग रहा था वो तो प्रोडक्ट में लग रहा था, ठीक है। पर फैक्ट्री को चलाने को कुछ ओवरहेड बियर करे हमने, तो फैक्ट्री को चलाने के लिए जो ओवरहेड बियर करे वो आपके फैक्ट्री ओवरहेड हो गए, ठीक है। अब आपने कुछ ना कुछ, सारे काम आप फैक्ट्री से तो करते नहीं होंगे, कहीं ना कहीं आपने ऑफिस खोल रखे होंगे, है ना। आपने परचेज ऑर्डर लेने के लिए, देने के लिए, है ना, ये सब के लिए, या बैकएंड में आपने लगा रखे होंगे आदमी ऑर्डर बुक लेने के लिए, देने के लिए, ठीक है, माल को बुक करने के लिए, ठीक है ना। तो मटेरियल को देखने के लिए, मैनेजमेंट की पॉलिसीज बनाने के लिए, इंटर कंट्रोल रखने के लिए, है ना, अकाउंट्स डिपार्टमेंट संभालने के लिए, तो उसके लिए वो काम कहाँ करेंगे? वो फैक्ट्री से बैठ के तो काम करेंगे नहीं, वो कहीं ना कहीं ऑफिस में बैठ के काम करेंगे। कोई एक सब डिवीजन यूनिट बना दी जाएगी ऑफिस की, तो उसके खर्चे कहाँ पे आएंगे? सारे ऑफिस का पार्ट हो जाएंगे, उनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कर देंगे, ठीक है। ठीक, अब बताओ, आपका फैक्ट्री से माल बन के तैयार हो गया, ठीक है। ऑफिस वालों ने आपका माल का ऑर्डर लगा दिया और बेचने का ऑर्डर ले लिया, ठीक है, इतना काम हो गया ऑफिस ओवरहेड तक। फिर सेलिंग ओवरहेड में हमने क्या बोला भाई? कि अब माल आपका रेडी पड़ा है, आपका फिनिश गुड तैयार पड़ा है, बट आपको कहीं ना कहीं उसकी क्या करनी पड़ेगी? गुड्स की मार्केटिंग करनी पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। आपने सेलिंग ओवरहेड्स दिए, एडवर्टीजमेंट कर दिया आपने, ठीक, एडवर्टीजमेंट कर दिया, तो उसके बाद अब एडवर्टीजमेंट करने के बाद क्या हो गया? आप जब एडवर्टीजमेंट किया तो आपके पास बल्क में ऑर्डर आने लग गए कि साहब आपको
आपके प्रोडक्ट लोगों को पसंद आने लग गए। जब लोगों को आपके प्रोडक्ट पसंद आने लग गए, तो अब आपको बहुत बार ऐसा होगा कि आपको वो प्रोडक्ट उन तक पहुँचाने होंगे, मार्केट में पहुँचाने होंगे या डायरेक्ट कंज़्यूमर को पहुँचाने होंगे। तो उस केस में जो ऐसे एक्सपेंस जो डिस्पैच का काम कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट को, है ना? डिस्पैच का मतलब सेंस आपके प्रोडक्ट आपकी फैक्ट्री से एंड यूज़र तक, कंज़्यूमर तक, होलसेलर तक, रिटेलर तक, जो भी मिडल मैन है उन तक पहुँच रहे हैं या एंड कंज़्यूमर तक पहुँच रहे हैं, ठीक है? उस केस में वो ऐसे एक्सपेंसेस काहे में ट्रीट किए जाएँगे? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में, ठीक है? मैंने बहुत विस्तार से, बहुत शालीनता से, बहुत अच्छे से समझा दिया आपको। मेरे को नहीं लगता इन सब में आपको कोई डाउट होना चाहिए। इसमें क्या आ जाएगा? वेयर हाउस के चार्जेस, ठीक है? वेयर हाउस के चार्जेस इन द सेंस कि आपकी मान लो फैक्ट्री छोटी है या मैं कह रहा हूँ बड़ी भी है, तो फैक्ट्री में आप प्रोडक्शन का काम करोगे या माल वो बना-बना के रखते रहोगे? आप माल बना-बना के रखते रहोगे, तो फिर प्रोडक्शन के लिए आपको जगह कम पड़ेगी। तो आपको कहीं न कहीं वेयर हाउस लेना पड़ेगा। वेयर हाउस में जा ताकि आप अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको सेफ़ली वहाँ पे रखें और ऑर्डर आने पे आप वेयर हाउस से ही उनको निकाल के जिस जगह के जो ऑर्डर हैं उनको दे दें, ठीक है? एक दूसरी पैकेजिंग करोगे आप, सेकेंडरी पैकेजिंग जो करोगे, सेकेंडरी पैकेजिंग क्यों करोगे? है ना? आपके प्रोडक्ट मान लो स्मॉल यूनिट यूनिट के प्रोडक्ट हैं। लेट्स सपोज़ आपके बिस्किट्स के पैकेट हैं, है ना? या हम ये समझ लो कि शर्ट्स ही हैं, मान लो सपोज़ करो शर्ट्स ही हैं, है ना? तो शर्ट्स आप एक-एक शर्ट्स तो दोगे नहीं ना बाँध के, आप कोई ना कोई एक बॉक्स लोगे, है ना? और बॉक्स में बहुत सारी मल्टीपल शर्ट्स रखोगे, है ना? उस कार्टून को बंद करके फिर आप डिलीवर करोगे या लोड करोगे, है ना? ट्रक्स वगैरह में और फिर वो उनको डिस्पैच करोगे। तो जो सेकेंडरी जो पैकेजिंग हुई, है ना? वो आपको क्यों करनी पड़ी? आपको माल बेचने के लिए थोड़ी ना करनी पड़ी। आपको माल को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाने के लिए करनी पड़ी। तो इस तरीके की जो लोडिंग के खर्चे हैं या सेकेंडरी पैकेजिंग है ना? इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, वो काहे में आएँगी? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आएँगी। ठीक है? अगला देखें, अगला बाय फंक्शन, फंक्शन के हिसाब से कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई कर रखा। अंडर द क्लासिफिकेशन कॉस्ट आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द फंक्शन फॉर विच दे हैव बीन इनकर्ड। मतलब इसको फंक्शन के हिसाब से, जिस हिसाब से कॉस्ट इनकर्ड हो रही है अलग अलग फंक्शन के हिसाब से, उसके हिसाब से इनको फंक्शन पर अलग अलग फंक्शन पे बांट दिया। इट इंक्लूड द फॉलोइंग: प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। ठीक है, तो ये इनका अलग अलग बाइफर्केशन कर रखा है। ठीक है, तो अब देखते हैं इनको अलग अलग कॉस्ट में बांट रखा है। ओके, तो अब इस चार्ट के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो, द बिलो चार्ट शोज द फ्लो ऑफ कॉस्ट इन ए कॉस्ट शीट अंडर फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन में क्या है देखते हैं। ओके, अब जो हमने ओवरहेड्स जो किए थे लाइक ऊपर, है ना? तो मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की थी लाइक कि कुछ आपके फैक्ट्री को रन करने के लिए ओवरहेड्स होंगे, तो वो कौन से हो जाएँगे? आपके प्रोडक्शन या आपके फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएँगे। कहीं न कहीं वो एक कॉस्ट का ही तो पार्ट है। तो यहाँ पे देखो आप, हुँ, इस चार्ट को ध्यान से देखो। देखो, ये हम कॉस्ट शीट आगे भी पढ़ेंगे, बट इस चार्ट को आप ध्यान से देखो। देखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एम्प्लॉइज़ मतलब लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है? मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि भाई जो प्रोडक्ट यहाँ पे हम मान लो शर्ट बना रहे हैं, है ना? है ना? ऐसी ही तो होती है आपकी शर्ट। ठीक है? सपोज़ करो आप हम ये आपकी शर्ट है, ठीक है? हम शर्ट बना रहे हैं, है ना? तो शर्ट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? मटेरियल कॉटन चाहिए होगा, ठीक है? वो डायरेक्ट मटेरियल है आपका, ठीक है? कुछ लेबर चाहिए होगी जो उसको स्टिच कर रही होगी, है ना? वो आपका डायरेक्ट लेबर हो गई। और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो थ्रेड्स वगैरह या मशीन का ऑयलिंग वगैरह, है ना? ऑयलिंग वगैरह भी तो होती है मशीन में, तो वो आपके किस में आ जाएँगे? वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएँगे, ठीक? ये तो हो गया आपका शर्ट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली एसोसिएट कर रही हैं जो आपकी चीज़ है ना? जिसको आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो एक तरीके से, ओके? है ना?
सॉरी, वो थ्रेड वाला एग्जांपल मैंने गलत दे दिया यहाँ पे। थ्रेड वाला डायरेक्ट मनी इनडायरेक्ट में आएगा। ओके, यहाँ पे आपका इस तरीके से डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ सकता है, लाइक कि और भी कोई एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको ऐसे आ सकता है, लाइक कि आपने इनको लाने के लिए, लाइक जो मटेरियल लिया था उसको फैक्ट्री तक लाने के लिए आपने कुछ फ्राइट के खर्चे दिए हैं। फ्राइट इन द सेंस आपने किराया भाड़ा कुछ दिया है, तो वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। ठीक है, इतना आप समझ में आ गया। तो जो भी डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट है, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट, उसको हम जब जोड़ देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट। क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट। ठीक है, ओके। अब प्राइम कॉस्ट के बाद क्या चालू हो जाती हैं? आपके सारे ओवरहेड। और ओवरहेड में मैंने क्या बताया था? सारी की सारी क्या होती है? इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं। और इनडायरेक्ट कॉस्ट और कॉस्ट मैंने बताया था 3 तरीके की हैं, या तो मटेरियल से रिलेटेड होगी, लेबर से रिलेटेड होगी, या एक्सपेंस से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो जो हम इनडायरेक्ट वाला पार्ट जोड़ देंगे, जैसा कि मैंने बताया था, फैक्ट्री ओवरहेड्स के जो इनडायरेक्ट मटीरियल है, सॉरी, है ना, इनडायरेक्ट मटीरियल पार्ट वाला पार्ट जोड़ देंगे, है ना, या इनडायरेक्ट लेबर वाला या इनडायरेक्ट एक्सपेंस वाला फैक्ट्री ओवरहेड का जोड़ देंगे। किस में? आपके प्राइम कॉस्ट में, इस ऊपर वाले पार्ट में, है ना। इस ऊपर वाले पार्ट में अगर हम जोड़ देंगे, इस ऊपर वाले पार्ट में इस इन तीनों को, फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट बन जाएगा। ठीक है, फिर फैक्ट्री कॉस्ट में या वर्क कॉस्ट में जो भी है, 2 नाम है इसके। इसके बाद हम इसमें जब ऑफिस के ओवरहेड जोड़ देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाएगा। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जब हम सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स बन जाएगा। ओके, समझ में आ गया आपके? तो ये है पूरी कहानी। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ये कुछ नहीं आपके क्या हो गई? आपके प्रोडक्शन ओवरहेड हो गए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या हो गई? आपकी ऑफिस ओवरहेड या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हो गए। ठीक है, जोड़ने के बाद तो ये कहीं ना कहीं ये क्या हो गई? सॉरी, एक मिनट, दोबारा से देखते हैं इसे। कॉस्ट बोल रहा है ना पूरी पूरी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो कहीं ना कहीं ये किसका पार्ट बन गया? ये आपका बन गई प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कौन सी हो गई? प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो यहाँ पे वही हो गई जो मैंने आपको बताया। क्या हो गई? और आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कौन सी हो गई? आपकी ऑफिस ओवरहेड। ठीक, और सेलिंग कॉस्ट हो गई आपकी सेलिंग ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो गई आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ओके, और कुछ ऐसी कॉस्ट हैं जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके की भी कुछ कॉस्ट होती हैं, है ना, वो आपकी ट्रीट होती हैं, आपकी इन्हीं सब हेड्स में ट्रीट हो जाती हैं, जिस भी नेचर से आपका रिलेटेड वो कॉस्ट होती है। ओके, चलें, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब तक का जो था वो बोरिंग वाला पार्ट सब जाने वाला है। आगे की वीडियो बहुत वाकई में इंटरेस्टिंग होने वाली है। और मैं ये कहता हूँ कि अभी हम जब जैसे जैसे इस वीडियो के बाद से ही हम MCQs कराना स्टार्ट कर देंगे आपको, अलग अलग एग्जाम में जो भी MCQs आए हैं, है ना। तो आपको लग रहा होगा कि ये रेलिवेंट है नहीं है, ये पढ़ाना आपका, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए रेलिवेंट है या नहीं है, वो आपको कैसे पता चलेगा? उसको आपको आपकी आंखों के सामने मैं जज कराऊंगा, जब मैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के क्या लेके आऊँगा आपके सामने क्वेश्चंस लेके आऊँगा। वो क्वेश्चंस कौन से होंगे? वो क्वेश्चंस होंगे आपके PYQ, है ना। PYQ लाऊंगा अलग अलग एग्जाम्स के, है ना। तो फिर आप देखना कि जो मैंने पढ़ा है क्या वो उससे डायरेक्टली कनेक्ट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, आपके आंसर निकल रहे हैं नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए, घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, माना कि थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो समझने में दिक्कत देंगी, बट आप समझने की कोशिश करोगे तो मज़ा आएगा, कसम से आपके क्वेश्चंस होंगे दबा के। ठीक है, और फिर वो क्वेश्चन जो मैं लेके आऊँगा वो हर एक एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे, और जो कंटेंट भी हर एक एग्ज़ाम से रिलेटेड है, चाहे आपका हरियाणा CET का पेपर हो, चाहे हरियाणा का टेट हो, कॉमर्स वाला,
चाहे बिहार का कोई पेपर हो, कॉमर्स से रिलेटेड, बीपीएससी की वैकेंसी हो, या बिहार का स्टेट आने वाला है, तो कोई भी इससे भी रिलेटेड हो, है ना, DSSS भी हो, तो आप टेंशन मत लो, कारगर है ये क्लास आपकी, और भरोसा रखिए। अगली वीडियो में, अगर भरोसा ना हो तो अगली वीडियो में जब PYQ लेके आऊँगा, है ना, और आप ये वीडियो पहले देखना, फिर उसके बाद PYQ सॉल्व करने की कोशिश करना, आपका 100% चीज़ें होंगी। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, मेरे साथ बने रहिए, है ना, और देखते रहिए वीडियोस। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद।